कहते हैं कि औरत जब घर की दहलीज एक बार पार कर देती है तो इस दुनिया समाज में अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी रुसवा कर देती है और उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी गलतफहमी में औरत ये काम जब कर देती है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है। आज की कहानी उसी पर आधारित है जिसका नाम है लक्ष्मण रेखा। तो फिर चलिए चलते हैं कहानी सुनने मेरे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर मेरी जुबानी। कमबख्त कमीनी किसे फ़ोन कर रही थी? हिंदुस्तान फ़ोन कर रही थी ना। अगर तुझे उन पिल्लों से इतनी ही मोहब्बत थी तो यहाँ मरने क्यों चली आई? अगर तेरी हरकतें ऐसी ही रही तो तू एक न एक दिन मुझे जेल भिजवा कर ही रहेगी। कहकर असलम ने मेरे हाथ से रिसीवर लेकर पटक दिया और मुझे ऐसा धक्का दिया कि मैं सिर के बल गिर पड़ी। इसके बाद मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए बाहर से ताला लगाया और सीढ़ियाँ उतर गया। असलम जितना चालाक था उतना ही फुर्तीला और ताकतवर भी था। वह गले तक काले धंधों में डूबा हुआ था। अमेरिका की पुलिस सरगर्मी से उसे तलाश कर रही थी। मेरी बदकिस्मती यह थी कि उसके हर जुर्म में मैं बराबर की हिस्सेदार थी। यही एक वजह थी कि चाह कर भी मैं उसके घर से नहीं निकल पा रही थी। मेरे पास अब आंसू बहाने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसके लिए मैं किसी और को दोष भी नहीं दे सकती। मैंने जो किया था उसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। असलम जिसे मैंने जी जान से चाहा था, जिसके लिए मैंने अपना घर, पति और 3 प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को भुला दिया था, आज वही असलम मुझसे इस तरह बदसलूकी करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब से मैं अमेरिका आई हूँ तब से मेरा यही हाल है। ताले में बंद रहना और उसके हर नाजायज़ धंधे में शामिल होना। मेरी खूबसूरती का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता था कि हर वो काम जो असलम बरसों से नहीं कर सका था उसे मैंने चुटकी बजाकर अपनी खूबसूरत अदाओं से कर दिया था। मैं जब भी भागने की कोशिश करती तो वह बेरहमी से मेरी पिटाई करता। उसकी गिरफ्त से निकलना मेरे लिए नामुमकिन था, लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में नहीं हूँ। मैं एक बार, सिर्फ एक बार अपने उन मासूम बच्चों को सीने से लगाकर प्यार करना चाहती, जिन्हें 10 साल पहले मैं असलम के प्यार में पागल होकर हिंदुस्तान छोड़ आई थी। बच्चों की याद त्रिशूल बनकर मुझे सालती रहती थी। मैं जब भी तन्हा होती थी तीनों बच्चों के चेहरे मेरी आंखों के सामने तैरने लगते थे। जब मैं उन्हें छोड़कर आई थी सृष्टि 9 साल की थी, बबलू 4 साल का था और दीपू 2 साल का। तीनों बच्चे मेरे सीने से चिपट कर सोते थे। कितनी मशगूल जिंदगी थी मेरा। एक एक बात किताब के पन्नों की तरह खुलने लगी थी। सृष्टि और बबलू सुबह 7 बजे ही स्कूल चले जाते थे। उनके लिए टिफ़िन बनाना, उन्हें तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजकर घर की साफ़ सफाई करना और दोनों समय के खाने में दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। और आज मैं विदेश में अकेली बैठी हूँ। चारों ओर कुहासा और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ हैं। मैं ऐसे दलदल में फंसी हूँ जहाँ से चाहूँ तो भी नहीं उबर सकती। शुरू से ही आशावादी और भरपूर जीवन जीने की मैं आदी थी। एक मस्त हिरनी की तरह गुलांचे भरना मेरी फितरत थी। 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद मुझ में चंचलता पहले जैसी ही थी। घर का काम निपटा कर मैं पूरे मन से अपना श्रृंगार करती थी और 5 बजते ही मैं लॉन में चहलकदमी करने लगती। आते जाते मर्द जब मुझ पर चाहत भरी निगाह डालते तो मैं उसे अपनी तारीफ और उपलब्धि समझकर फूल ही न समाती। मेरे गालों पर मोगरे के फूल दहकने लगते। इसी चंचल स्वभाव की वजह से 16 साल की उम्र में ही मैं सागर से प्यार कर बैठी। कैम्ब्रिज स्कूल में हम दोनों साथ पढ़ते थे। रोज़ रोज़ मिलने से हमारी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। हर पल मेरी जुबान पर उसी का नाम होता था। हम जब भी मिलते अपने आशियाने के सपने संजोते। वह भी शिद्दत से मेरा दीवाना था। उसकी दीवानगी को देखते हुए एक दिन मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताकर कहा
कि मैं सागर से ही शादी करूंगी और जल्द ही करूंगी। माँ ने बहुत समझाया। पापा ने भी कहा कि पहले पढ़ाई पूरी कर लूं, उसके बाद जो मैं कहूँगी वही करेंगे। मैंने घर से भाग जाने की धमकी दी। मेरे उदंड स्वभाव के आगे किसी की न चली और लाख पहरों के बावजूद मैंने घर से भागकर सागर से शादी कर ली। शायद आज यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। मैंने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जो कदम उठाए, उससे फिर कभी मैंने उनकी दहलीज पर लौट नहीं पाई। सागर का जुनून और दिलफरेब मोहब्बत नकली हीरे से कम नहीं था। बीवी और महबूबा में एक बुनियादी फ़र्क होता है। इसी बुनियादी फ़र्क के तहत मेरी हदें निश्चित कर दी गईं। शादी के बाद सागर पूरी तरह से मेरा हो गया था, इसलिए तन मन से मैं उसकी सेवा करने लगी। दिन रात मैं उसके प्यार में डूबी रहने लगी। अपनी किस्मत पर मुझे रश्क आने लगा था कि इतनी बड़ी कोठी का इकलौता वारिस मुझ पर 100 जान से फिदा है। ईश्वर ने मुझे रूप भी ऐसा दिया था कि जो भी मुझे देखता ठगा सा रह जाता। दूध में केसर डालकर जो रंग आता था, उस रंग की काया पर कमर तक झूलते काले स्याह बाल, लंबा कद। लेकिन जल्द ही हमारी मोहब्बत का सुरूर बुलबुले की तरह खत्म हो गया। पर्दा उठते ही जो हालात सामने आए वे मेरी जिद और नासमझी के अंजाम थे। अपनी माँ बाप के ज़िंदगी भर के तजुर्बे को ठुकरा कर मैंने जो प्रेम विवाह किया था, उसमें सीरत वाला पहलू पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया था। शायद प्रेम विवाह में ऐसा ही होता है। सूरत इसमें अहम होती है। सागर की शानदार पर्सनालिटी की मैं दीवानी सी हो गई थी। मेरे माँ बाप भाई जब कभी उसके खिलाफ कुछ कहते, मैं नाराज़ होकर घंटों रोती रहती और भूख हड़ताल कर बैठती। प्यार में अंधी होकर मैं सच सुनना नहीं चाहती थी। सागर एक 5 स्टार होटल के डिस्कोथेक का मैनेजर था, जहाँ रातें शराब और शबाब में डूबी रहती थीं। उसकी ड्यूटी रात की होती थी। वह सुबह घर आता तो बेहद थका और टूटा हुआ होता। आते ही बिस्तर पर ढेर हो जाता। पूरा दिन सोता, शाम को उठता और फ्रेश होकर होटल चला जाता। इसी तरह महीनों हमारे बीच कोई बातचीत न होती। अगर कभी मैं कुछ कह देती तो उसके मुंह में ऊल जलूल जो आता कहने लगता। उसकी इन बातों से हम दोनों के बीच एक ऐसी खाई बनती चली गई जिससे पाटना नामुमकिन सा हो गया। मैं समझ गई ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। मैं घुट घुट कर जीने लगी। उसी घुटन में एक दिन मैं सो रही थी कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले ने कहा, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपको चेता रहा हूँ कि आप अपने पति पर नज़र रखिए। आजकल वह रेशमा नाम की खूबसूरत लड़की के साथ अक्सर नाचते गाते खाते पीते नज़र आते हैं। मैं सागर से वैसे ही परेशान थी। इस गद्दारी से मैं बिफर उठी। उस दिन हम दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई। सागर ने सारे आरोपों को गलत बताया, लेकिन शक का जहर मेरी नस नस में फैल चुका था। वह अजनबी न जाने मेरा हमदर्द था या खैरख्वाह या दुश्मन, जो मेरा अच्छा सोच रहा था। इसके बाद उसने मुझे न जाने कितने फ़ोन किए। हर फ़ोन में सिर्फ सागर की बुराई होती। सागर सुबह आता तो शराब की बू से कमरा भर जाता। मेरे नाम से उसे चिढ़ सी हो गई थी। मेरा हर मशवरा उसे नागवार गुजरता। सागर की रात की ड्यूटी से मेरा और बच्चों के जीवन घर की चहारदीवारी में कैद होकर रह गया था। पति, 3 बच्चे और सास ससुर की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं चिड़चिड़ी और बेरहम होती गई। जिस तरह बिना पानी के धरती सूखती जाती है, प्यार के बिना कुछ वैसी ही मेरी हालत भी हो गई थी। मैं प्यार के 2 बोल सुनने के लिए तरसती रहती थी। अब मुझे अपना घर, माँ बाप और छोटा भाई याद आने लगे। उनसे रिश्ते तोड़कर इस घर को अपनाने का अब मुझे पश्चाताप होने लगा। माँ मुझे कितना प्यार करती थी। वह मेरी हर ज़रूरत को समझती थी। इसके बावजूद मैंने उसके प्यार को ठोकर मार दी थी। पापा ने गुस्से में कहा था
तूने जो किया उससे हम तो सारी जिंदगी रोएंगे ही, तू भी खुश नहीं रहेगी। तू एक बदनाम और अय्यास लड़के को अपना जीवन साथी बना रही है ना, वह तुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। मेरी तरह तू भी सारी उम्र रोएगी। इन शब्दों के सुनने के बाद मैं उनके पास कैसे जा सकती थी। एक बार, सिर्फ एक बार मैं माँ की गोद में मुंह छुपा कर रोना चाहती थी। अब मुझे पता चला कि माँ बाप के आशीर्वाद की क्यों ज़रूरत होती है। आशीर्वाद अपने आप में एक महान अर्थ लिए होता है, जिसके बिना मैं अधूरी रह गई थी। वह रात मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उस तनाव में भी मैंने सागर से वह रात अपने लिए उधार मांगी थी। 2 अक्टूबर हमारी शादी की सालगिरह थी। कई सालों बाद मैंने उस रात मन से श्रृंगार किया था। गुलाबी रंग के सूट पहनकर मैं सागर के साथ होटल में डिनर के लिए तैयार हो गई थी। सागर ने कहा था कि वह होटल जाकर वापस आ जाएगा, लेकिन गया तो लौटा नहीं। शायद वह सोच कर गया था कि उसे वापस नहीं आना है। उसके इंतजार में मैं बाहर बागीचे में टहलती रही। चाँद नासात था, तारे भी खामोश थे। मेरी बेबसी पर फिजाएं भी सहमी सहमी सी थीं। टहलते टहलते मुझे लगा कि 2 आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर खड़ा एक खूबसूरत सा युवक सिगरेट पीते हुए मेरी ओर देख रहा था। वह काफ़ी बुझा बुझा और परेशान लग रहा था। सफ़ेद कमीज और नीले कोट में वह युवक काफ़ी दिलकश लग रहा था। बरबस मैं उसकी ओर खींचती चली गई। मैंने कई बार उस लड़के की ओर देखा तो नीचे आकर उसने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह उसी दिन वहां शिफ्ट हुआ है। वह फ्लैट उसने किराए पर लिया था। उसका नाम असलम था। बेसाख्ता मैंने हाथ जोड़कर कहा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक बताइएगा। इसके बाद वह रोज़ाना बच्चों के साथ खेलता दिखाई देने लगा। कभी उनके लिए चॉकलेट लाता तो कभी गुब्बारे। अक्सर उन्हें घुमाने भी ले जाता। मेरे ससुर के पास बैठकर घंटों राजनीति पर बातें करता। जल्दी ही वह उनका अच्छा दोस्त बन गया। माँ जी को अम्मी कहता तो वह निहाल हो जाती। माँ जी उसे तरह तरह की डिशेज बनाकर खिलाती। धीरे धीरे वह सभी के दिलों में उतर गया। वह जब भी हमारे घर आता उसकी निगाहें कुछ खोजती सी रहती। हंसते हंसते वह मायूस सा हो जाता। उसे क्या पता था कि 2 प्यार की प्यासी आंखें हर वक्त उस पर नज़र रखती थीं। इधर कुछ दिनों से उसकी बेतकल्लुफ़ी बढ़ती जा रही थी। सागर के रात भर गायब रहने और दिन भर सोते रहने से उसे हमारे घर आने की पूरी आज़ादी थी। आज भी वह मनहूस रात याद आती है तो मैं शर्म से लाल हो जाती हूँ। वह 31 दिसंबर की रात थी। न्यू ईयर की वजह से उस पूरी रात सागर को होटल में रहना था। मेरे सास ससुर मनाली घूमने गए थे। मेरे बच्चे खा पी कर सो गए थे। अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। मुझे लगा मुझे वहम हो रहा है, मगर दस्तक लगातार होती रही तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर असलम खड़ा था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। ने बताया कि उसके घर की चाबी ऑफिस के ड्रॉअर में रह गई है और बारिश इतनी तेज़ है कि चाबी लेने जाना मुमकिन नहीं है। मुझे उस पर रहम और प्यार दोनों आया। उसे अंदर आने के लिए कहकर मैं बगल हो गई। सागर के कपड़े देकर मैंने उसे कॉफ़ी बना कर दी। बिजली तड़पने के साथ तेज़ हवाएं बारिश को बहका रही थी। हम दोनों कॉफ़ी पीते हुए छिपकर एक दूसरे को देखते रहे। खाना खाकर वह एक किताब लेकर पढ़ने लगा। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश का लुत्फ़ ले रही थी। उस दिन उसने बताया कि वह अनाथ है। किसी रिश्तेदार ने भी उसे सहारा नहीं दिया। किसी तरह उसने पढ़ाई पूरी की और अब वह एक मालदार आदमी के साथ बिजनेस करता है, जिसमें उसे लाखों का फ़ायदा होता था। उसने बताया था कि अमेरिका में उसकी 4 बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, जिनमें वह राजाओं महाराजाओं की तरह रहता है। उसके यहाँ कई नौकर हैं। ऐशो आराम के सभी साधन हैं। बस उसे कमी है तो एक जीवन साथी की।
धीरे धीरे मैं भी उसके आगे बेपर्दा होने लगी। मैंने उसे बताया कि माँ बाप के लिए अब मैं एक गुजरा वक्त हो चुकी हूँ जो कभी लौट कर नहीं आ सकता। सागर की बेवफाइयाँ बताते बताते मेरी हिचकियाँ बंध गईं। बरसों बाद मुझे एक साथी मिला था जिसके आगे मैंने सारे जख्म खोल कर रख दिए। सागर की बेवफाइयाँ बताते बताते मैं कितनी निरीह लग रही थी। मेरी बातें सुनते सुनते अचानक असलम उठा और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, जिनकी पहचान न हो वही हम सफ़र होते हैं। तूफ़ानों के थपेड़ों से कट कट कर ही तो इतने प्यारे साहिल बनते हैं। उसके इस तरह तसल्ली देने पर रोते रोते मैं उसके सीने से कब जा लगी मुझे पता ही न चला। वह मेरे बाल सहलाता रहा और मैं रोती रही। अचानक उसने कहा, मुझे अब चलना चाहिए। अगर कोई आ गया तो बिना मतलब बदनाम हो जाओगी। हाँ, तुम्हारी परेशानी का कोई न कोई हल तो होगा ही। परसों तुम मुझे ताज पैलेस में मिलना, वहीं विचार किया जाएगा। मैं कुछ कहती उसके पहले ही उसने कहा, नहीं, आज ही न्यू ईयर्स है, मिलकर मनाएंगे और खूब बातें करेंगे, ठीक है ना। अपनी बातों से असलम मुझे एक निहायत ही शरीफ और सुलझा हुआ आदमी लगा। उस पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं थी। नाकामियों ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। यह तल्ख हकीकत है कि हौसला छोड़ देने से नई मंजिल नहीं मिलती, जबकि अब मुझे नई मंजिल की तलाश थी। नया साल था और पति से अलग यहाँ मैं अकेली थी। बड़ी इज्जत के साथ मैं बेइज्जत हो रही थी। अलसाई सी मैं उठी और एक कप चाय बनाकर बगीचे में आकर बैठ गई। सामने नज़र गई तो असलम खिड़की पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। इशारे इशारे में हमारा सलाम एक दूसरे तक पहुंच गया। नए साल पर सागर की डबल ड्यूटी होती थी। विदेशी युवतियों से भरा होटल सेंट्स और फूलों की महक से गमक रहा होता है। सागर मस्ती में डूबा होगा, यह ख्याल मन में आते ही मैं जलन के मारे सुलग उठी। सागर से बदला लेने के लिए मन मचल उठा। आखिर कितने दिनों तक मैं अंधेरे में रहूंगी? क्या मेरी छवि को ग्रहण लग गया है? जिस तरह नदी रेगिस्तान में मिलकर रेत हो जाती है, कुछ वैसा ही हाल मेरा भी था। बस मैं खुद गर्ज हो गई। नहाकर मैंने बढ़िया कपड़े और गहने पहने, श्रृंगार किया। आईने के सामने खड़ी हुई तो यह बदलाव मुझे अच्छा लगा। मैं बच्चों के बारे में सोच रही थी कि मेरी सहेली नीरू आ गई। वह और उसके पति अशोक हमारे अच्छे दोस्तों में थे। नीरू ने कहा, भाई हम तुम्हें लेने आए हैं। अशोक बाहर गाड़ी में तुम्हारा और बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। आज न्यू ईयर्स पर बच्चे घर में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, चलो जल्दी करो। मुझे बढ़िया मौका मिल गया। मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा, नीरू अभी तुम मेरे बच्चों को लेकर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। मेरे अंदर छिपे पाप को नीरू समझ नहीं सकी और जल्दी आने को लिए कहकर मेरे बच्चों को लेकर चली गई। अब मेरा रास्ता साफ था। बादल घेरे हुए थे, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। ठंडी हवाएं मेरे जुल्फ़ों को बिखेर रही थीं। अंदर की सारी जलन खत्म हो गई थी। मैंने टैक्सी की और होटल ताज पैलेस पहुंच गई। असलम बाहर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने हौले से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे होटल के बैंक्वेट हॉल में ले गया। वहाँ हर ओर मस्ती का आलम था। असलम ने एक शानदार सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। मैं बैठ गई। थोड़ी खामोशी के बाद बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे हम बेतकल्लुफ़ होते गए। उसे पता चला कि मैं बेहद दुखी हूँ। उसने मेरी दुखती रग पकड़ ली। मेरी कहानी सुनने के बाद उसने कहा कि गिरने वालों को संभाल भी कौन सकता है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? समय आने पर वह भी बता दूंगा। असलम ने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रख कर कहा, आपने अपनी पूरी कहानी सुना दी लेकिन नाम नहीं बताया। शबनम, मैंने हंस कर कहा। वाकई तुम शबनम की तरह पाक और खूबसूरत हो। तुम कितनी हसीन हो शायद तुम्हें यह पता नहीं, या हम जैसे कदरदानों को ही पता होगा।
जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से बेचैन हूँ। मैं तुम्हारा दीवाना हूँ। उस दिन के बाद हमें जब भी मौका मिलता हम मिल लेते। हर मुलाकात में वह कुछ ऐसा कह देता कि मेरा सोया ज़मीर जाग उठता। वह अक्सर कहता कि अगर भीख में उजाला मिलता है तो कभी मत लेना। किसी की ज्यादती सहना भी गुनाह है। हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, हर मोड़ पर मंजिल की तलाश करनी चाहिए। धीरे धीरे मैं उसके रंग में रंगती चली गई। उसने मुझसे वादा किया था कि हम अमेरिका पहुंचकर निकाह करेंगे। मैं उसके साथ ऐशो आराम के सपने देखने लगी। मुझे लगता अगर इतना प्यार करने वाला पति हो तो पति और बच्चे क्या मैं पूरी दुनिया को ठोकर मार दूं। और फिर मेरी ज़िंदगी में वह काली रात आ गई। शायद उस रात मेरा दिल पत्थर का हो गया था। मैंने अपने सारे गहने तथा नकदी एक अटैची में रखी और जब सभी लोग सो गए तो रात 12 बजे घर से बाहर आ गई। सुबह 3 बजे हमारी फ़्लाइट थी। असलम टैक्सी लिए खड़ा था। मेरे बैठते ही टैक्सी चल दी। पूरे रास्ते मुझे अपराध बोझ सताता रहा और बेसाख्ता आंसू बहते रहे। मुझे अपने बच्चों की याद आ रही थी क्योंकि अभी उन्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन बच्चों की दादी उन्हें जान से भी ज़्यादा चाहती थी। इसलिए यह बात जल्दी ही ख्यालों से निकल गई। वह उन्हें पाल पोस लेंगी। सागर भी बच्चों को बहुत चाहता था। बेटी को तो वह पलकों पर रखता था। डांटता और नज़रअंदाज करता था तो सिर्फ मुझे। एक कुटिल सी मुस्कान मेरे होठों पर तैर गई। मुझे लगा मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया है। वहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। हम अपने मुकाम पर पहुँच गए। रास्ते भर असलम ने मेरा बहुत ख्याल रखा। असलम की कोठी देखकर मैं बहुत खुश हुई। चारों तरफ बगीचे, फूलों से लदे पेड़, पिछवाड़े बहता झरना, जगह जगह लाल नीली पीली बत्तियां, फैंसी पर्दे, झाड़, फानूस। लगा धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यहीं है। काजी और कुछ लोगों की हाजिरी में हमारा निकाह हो गया। ऐसा उसने इसलिए किया था कि मैं बहुत घबराई हुई थी। इसके अलावा निकाह के बिना मैं उसकी किसी बात पर रजामंद नहीं थी। बाद में पता चला कि वह कोठी किराए की थी। एक रात असलम काफ़ी देर से 8-10 दोस्तों के साथ आया। वे शक्ल से मालदार लेकिन गुंडे नजर आ रहे थे। वे एक कमरे में बैठकर बातें करने लगे। जब मैंने उनकी बातें सुनी तो लगा मुझे गस आ जाएगा। वे सब के सब स्मगलर थे। उनके सारे गैर कानूनी धंधों का मुखिया असलम था। जब उसे पता चला कि मुझे उसकी असलियत मालूम हो गई है तो वह मेरे सामने पूरी तरह खुल गया। अपने हर काले धंधे में मुझे शामिल करने लगा। इस तरह धीरे धीरे मैं भी उसके गुनाहों के दलदल में धंसती गई। खूबसूरत लड़कियों को फंसाकर गुनाहों में शामिल करना असलम का मुख्य धंधा था। मैंने निकाह का हवाला दिया तो उसने कहा, निकाह तो एक रस्म अदायगी थी। निकाह तो मैंने न जाने कितनों से किया है। अब मैं एक ऐसे अंधियारे गलियारे से गुजर रही थी जहाँ रोशनी की किरणें भी रोशनी की मोहताज थीं। उस दिन मैं उसके काले धंधे में नहीं गई तो उसने मेरी जम कर पिटाई की। उसने कहा, तू किसी की नहीं हो सकती। मेरे झूठे फ़ोन पर तू सागर को छोड़कर यहाँ आ गई। अब किसी और के फ़ोन आएंगे तो उसके साथ भाग जाएगी। औरत का नाम ही बेवफा है। क्या कहा तुमने? वो फ़ोन तुम करते थे? इसका मतलब मेरा सागर बेवफा नहीं था। मेरी खूबसूरती देखकर तुमने मुझे बरगलाया। कमीने कहीं के, कहकर मैं असलम पर झपटी तो उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरी तो मेरे सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। सागर और बच्चों को याद करके मैं रोने लगी। मजबूर जिंदगी किसी भी बदलाव का स्वागत नहीं कर सकती। तेज आंधियां मुझे बुझाने का जतन कर रही थी। अब तो वैसे भी अंधेरे से दोस्ती हो गई थी। इस अंधेरे के खिलाफ जिहाद करना मेरे बस में नहीं रह गया था। विश्वास की माला टूट चुकी थी और मन के बिखर चुके थे। इतनी चोट खाने के बाद भी मैं किसी तरह उठी।
असलम के जाने के पश्चात मुझे राहत दे रहे थे। आज इतने सालों बाद मैंने अपने घर फ़ोन किया। उधर से सागर ने फ़ोन उठाया। घबराहट और शर्मिंदगी भरे लहजे में मैंने कहा, मैं शबनम। कौन शबनम? उसे मरे तो एक अरसा गुजर गया। आज मेरी बेटी की शादी है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, कहकर सागर ने फ़ोन काट दिया। मेरी जैसी चरित्रहीन औरतों का शायद यही हश्र होता है। जब जब औरतों ने लक्ष्मण रेखा लांघी है, वह तबाही ही लाई है। आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी नई आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे।